नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले बात भोपाल की करते हैं, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। जी हां, कांग्रेस संगठन की ओर से यह पत्र भेजा गया और उसमें लिखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ होंगे। विधानसभा सचिवालय को पत्र भेजा गया। अब तक विधानसभा के रिकॉर्ड में कोई भी नेता प्रतिपक्ष दर्ज नहीं था। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से, संगठन की तरफ से एक पत्र भेजा गया है, जिसमें विधानसभा सचिवालय को उस पत्र में लिखा गया है कि कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से कि अब तक विधानसभा के रिकॉर्ड में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था। ऐसे में अब कांग्रेस संगठन की तरफ से एक लेटर भेजा गया है विधानसभा सचिवालय को और उसमें लिखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ होंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, अब तक विधानसभा के रिकॉर्ड में नेता प्रतिपक्ष नहीं था। अब ऐसे में जो कि पहले से विदित था कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को ही बनाना है, अब वो नाम सचिवालय को भेज दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर विधायक दल की बैठक में यह पहले ही तय कर लिया गया था कि मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में चूंकि कमलनाथ ही चेहरा रहने वाले हैं, लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष के साथ में उपचुनाव के से पहले नेता प्रतिपक्ष की जो कमान है वो भी कमलनाथ संभाले। और जिस तरीके से विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधायक दल की बैठक में तय किया गया था, पर लेकिन विधानसभा सचिवालय को इस बारे में कोई जानकारी ना तो कांग्रेस की ओर से दी गई थी, ना ही कांग्रेस विधायक दल की ओर से दी गई थी। आज जो है कांग्रेस संगठन की ओर से एक पत्र विधानसभा सचिवालय को भेजा गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कांग्रेस विधायक दल ने जो विधायक दल का नेता है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुना है। लिहाजा मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो है कमलनाथ निभाएंगे। और उसके बाद में अब तक विधानसभा की साइड या विधानसभा के रिकॉर्ड में जो नेता प्रतिपक्ष सरकार बदलने के बाद में अब तक कोई नहीं था, अब उसमें कमलनाथ का नाम दर्ज होगा। यानी कि कह सकते हैं कि कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर थोड़ी देर पहले ही उनको बधाई दी है। और ऐसे में अब तक मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष की कमी देखी जा रही थी, आने वाले सत्र में उस भूमिका के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नजर आएंगे। विजय, बने रहिए सुधीर, आप हमारे साथ आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अब खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस संगठन की तरफ से एक लेटर भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ होंगे। और इधर मध्य प्रदेश में कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 से कम करके 28,000 रुपए करने पर विपक्ष हमलावर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को चुनौती दी है कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। कमलनाथ ने ट्वीट कर यह कहा कि शिवराज जी, आपकी सरकार आते ही आपने हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ कई जनहितैषी महत्वपूर्ण योजनाएं बंद कर दी और कई जनहितैषी योजनाओं के अभियान को आपने बंद कर दिया। आपने हमारी सरकार की किसान ऋण माफी योजना को रोक दिया। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की योजना को रोक दिया। माफियाओं के खिलाफ अभियान जो हमने चलाया था वो भी आपने बंद कर दिया। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान बंद कर दिया गया है। और अब आपकी सरकार कन्या विवाह निकाय योजना में 28,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर जो हमने 51,000 रुपए किया था वो आपने फिर से 28,000 कर दिया। उन्होंने कहा है कि आप खुद को मामा कहलवाते हैं और आपकी सरकार भांजियों का अहित करने में लग गई है। कैसे मामा हुआ? अब इस खबर पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, सवाल यह था कि लगातार खजाने में पैसा नहीं था, जिस तरह से परिवहन के साथ साथ और भी कई समस्याएं थी, कई लोगों की मांगे पूरी करनी थी और प्रदेश चलाना है। ऐसे में ये राशि में कटौती की गई थी। अब जब ये राशि में कटौती हो चुकी है तो विपक्ष भी हमलावर हो गया है, क्योंकि इस योजना में 28 से लेकर 50 तक उसी ने किया था। सवाल यह है कि उपचुनाव का एक बड़ा मुद्दा और अभी से उसका बिगुल फूंक दिया गया।
देखिए निश्चित तौर पर, और विजय, ये योजना ऐसी है कि जिसने पिछली बार 3 बार जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान, उनको सत्ता दिलाने में बड़ी अहम भूमिका अदा की थी। 2008 के आम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे 2006 में, और उसका पूरा फायदा 2008 के चुनाव में मिला था। और उसके बाद में इस योजना की राशि में न केवल 2013 में बढ़ोतरी की गई, बल्कि 2018 के चुनाव में जो है कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लपक लिया था और अपने वचन पत्र में राशि जो है 28,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए का वचन जो है कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस की सरकार बनी, कैबिनेट के अंदर इस पूरे मामले पर फैसला हुआ, पर लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस योजना का लाभ मिला था, क्योंकि मध्य प्रदेश के वित्तीय हालात ज्यादा बेहतर नहीं थे। लिहाजा उस समय बीजेपी इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाती थी। हालात मध्य प्रदेश के वित्तीय अभी भी ठीक नहीं है। कोरोना महामारी के चलते और ज्यादा आर्थिक संकट मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर है। लिहाजा प्रदेश सरकार के जो सामाजिक न्याय मंत्री है प्रेम सिंह पटेल, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकार का जो फैसला था, कांग्रेस सरकार का, कमलनाथ सरकार का 51,000 रुपए राशि करने का, वो राशि इस योजना के अंतर्गत नहीं दी जाएगी। और इस बात का विरोध जो है कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कल सबसे पहले इस पूरी खबर को IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना की राशि है उसमें कटौती करने की तैयारी वर्तमान सरकार कर रही है। और उसके बाद में आज विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को लपकाया और कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कहा कि अगर योजना की राशि में कटौती की गई, चूंकि ये आम जनता, गरीब तबके से जुड़ा हुई योजना है, लिहाजा अगर इस राशि में कटौती की जाती है तो कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरकर इस पूरे मामले का जो है वो विरोध करेगी। विजय जी, वाकई सुधीर, एक तरफ प्रदेश की माली हालत देखना है तो दूसरी तरफ विपक्ष को भी समझना और तीसरी तरफ उपचुनाव भी सामने है। तीनों चीजें मिलाकर जरूर सरकार को चलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इधर मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से सभी गरीबों को 1 रुपए किलो की दर से गेहूं, चावल और नमक दिया जाएगा। पीडीएस हितग्राहियों से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 15 लाख उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 1 रुपए किलोग्राम की दर से गेहूं और चावल दिलाने के लिए 10 दिन में दस्तावेज तैयार कराए जाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। 1 सितंबर को हर जिले में कार्यक्रम होगा। एक साथ 52 जिलों में राशन वितरण का काम शुरू किया जाएगा। नवीन पात्रता पर्ची धारकों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपए किलो प्रति की दर से दिया जाएगा। और इसी के साथ नवंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न अतिरिक्त दिया जाएगा। 1 किलो नमक और 1.5 प्रति लीटर केरोसिन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। 5 किलो और नवंबर के महीना तक 5 किलो निःशुल्क और राशन दिया जाएगा, ये गेहूं या चावल। इसका मतलब नवंबर तक 10 किलो प्रति व्यक्ति सदस्य अनाज मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 5 सदस्य हैं तो 50 किलो अनाज सीधे घर में आएगा। मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद अपनी उपेक्षा से नाराज चल रही बीजेपी के कई सीनियर नेताओं की अहम बैठक भोपाल में हुई और इस गोपनीय बैठक में बीजेपी के कई सीनियर नेता वर्चुअल और व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। बैठक में पूर्व मंत्री दीपक जोशी, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया, कई विधायक और पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। पूर्व राज्यसभा सदस्य रघुनंदन शर्मा की अगुवाई में हुई इस बैठक में नाराज नेताओं ने सरकार और संगठन में अपनी भूमिका को लेकर चर्चा की और इन राजनेताओं ने बीजेपी के शुभचिंतक नाम से एक ग्रुप बनाया है जिसमें कई बड़े नेता शामिल हैं। बैठक को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया, जिसमें पूर्व मंत्री दीपक जोशी सहित कई बड़े नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी शामिल हुए, जबकि भोपाल में 20 से ज्यादा नेताओं ने रणनीति तैयार की। और इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार और संगठन में उपेक्षा से नाराज बीजेपी के कई सीनियर नेताओं की भोपाल में अहम बैठक हुई है, लेकिन बैठक के बाद रघुनंदन शर्मा ने कहा कि उन्हें नाराज और असंतुष्ट जैसे शब्द सुनकर दुख होता है। उन्होंने कहा कि वो नाराज नहीं बल्कि बीजेपी के शुभचिंतक हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री से उनकी बातचीत हुई है। बीजेपी संगठन जल्द ही शुभचिंतक नेताओं से बात करेगा। बीजेपी में भूमिका को लेकर रघुनंदन शर्मा ने कहा है कि संगठन उनके बारे में सही विचार करेगा। उपचुनाव की 26-27 सीटें हैं। उन 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का संकल्प लेकर के उठे हैं। लगता है कि अब शुभचिंतकों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी चिंता वो करेंगे। और इधर धार जिले की बदनावर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत
कि तेवर देखकर लग रहा है कि उनकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है। शेखावत ने बुधवार को बदनावर में कार्यकर्ताओं के बीच अपना जन्मदिन मनाकर खुद की ताकत दिखाने की कोशिश की। भंवर सिंह शेखावत के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। हर पंचायत में समर्थकों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि शेखावत का कहना है कि ये कार्यकर्ताओं का प्रेम है। इधर हाल के दिनों में कांग्रेस नेताओं ने भंवर सिंह शेखावत की मुलाकात के बाद अटकलों के बाजार को भी गर्म देखा। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जल्द ही कुछ अच्छा होगा। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि शेखावत अपनी बात पार्टी फोरम पर रख चुके हैं। भी होती है, मिलते भी हैं। कई बार लोग मजाक में हमसे कहते हैं कांग्रेस में आ जाओ, कई बार हम कहते हैं मजाक में तुम बीजेपी में आ जाओ। अब ऐसे ही करते करते ज्योतिरादित्य जी आई गए ना बीजेपी ने, तो वैसा कुछ भी नहीं है। क्यों पार्टी से नाराजगी का कोई कारण नहीं। आज जो कुछ हमारा अस्तित्व है पार्टी के कारण तो है। भंवर सिंह शेखावत जी से रमेश प्रसाद यादव जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं उनका जन्मदिन पर मुलाकात हुई थी। हमारी काफ़ी आधे घंटे आपस में हमारी चर्चा हुई, सब तरह की बातें हुई। होगा कि बीच में कई तरह की बातें हुई, परंतु शेखावत जी ने खुद मीडिया के सामने आके ये बोला कि मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, पार्टी से कोई मेरा जो है कोई अन्य बात नहीं है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले ही नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए गिरिराज दंडोतिया पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि उन्होंने पत्र लिखकर अपने विधानसभा के पुलिस थानों में जातिगत आधार पर अफसरों की तैनाती की जानकारी मांगी है। कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में ही जातिवाद और परिवारवाद की मानसिकता है, बीजेपी में ऐसा नहीं है। दंडोतिया ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के पास मेरा कोई पत्र है तो उसे दिखाएं, अगर ऐसा कोई भी सबूत वो दिखाते हैं तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं, और अगर ऐसा नहीं है तो दिग्विजय खुद राजनीति छोड़े। दिग्विजय सिंह ने 10 साल सरकार चलाई, उसका 15 साल का वनवास दिया। अगर मैंने कहां पर पत्र मांगा है, किस टीआई पे मांगा है, किस थाने में मांगा है, पत्र प्रस्तुत करे जनता के सामने, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और नहीं, मैं जो करने के लिए तैयार हूं, मैं अपने जीवन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और नहीं वो अपने पूरे परिवार सहित राजनीति इस्तीफा देने के लिए तैयार रहे। मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में प्रदेश के ही लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए शिवराज सरकार के फैसले पर अब राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने फैसले का स्वागत कर जश्न मनाया है, तो जबलपुर में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को पूरी घोषणा और असंवैधानिक बताया है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सीएम शिवराज सिंह को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि झारखंड में 100% आरक्षण नियम को कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। सभी राज्य आरक्षण संबंधी नियमों से बंधे हैं। तनखा ने लिखा है कि प्रदेश की नौकरियों पर स्थानीय युवाओं का हक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का ध्यान रखा जाना चाहिए। तनखा ने 100% आरक्षण की बजाय शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की नसीहत दी। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि चुनाव आते ही पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान घोषणाओं का अंबार लगा देते हैं। सज्जन सिंह ने कहा कि संविधान को ताक पर रखकर घोषणा की गई। इधर कांग्रेस ने यह भी मांग उठाई है कि सरकार उपचुनाव के पहले प्रदेश के विभिन्न सरकारी दफ्तर में संविदा पर काम कर रहे करीब 5 लाख युवाओं को स्थायी रोजगार दे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में रहने वाले युवाओं के लिए जो मध्य प्रदेश की नौकरियां हैं वो मध्य प्रदेश में रहने वाले नौजवानों के लिए ही होंगी, ऐसा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला दिया है। आज पूरे प्रदेश के नौजवानों में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश के नौजवानों को 100% रोजगार मिले, ये भावनाएं जरूर पवित्र हैं, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं घोषणाओं का अंबार लगाने की आदत भाजपा, शिवराज और नरेंद्र मोदी दोनों को है। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, ये भी एक झूठ का बहुत बड़ा शिकूफा है। कांग्रेस खुद चाहती थी कि मध्य प्रदेश के युवाओं को, मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं उनको नौकरी मिले। भारत का संविधान है, धारा 15-16 के अंतर्गत जो नियम कायदे में निर्णय होते हैं वो सभी राज्य करते हैं। मध्य प्रदेश में स्थानीय युवाओं को ही सरकारी नौकरियां देने के फैसले को लेकर प्रदेश भर में शिवराज सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन नौकरियों की चाह रखने वाले बेरोजगारों की बात करें तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। 2 साल पहले पुणे की जिस कंपनी को प्लेसमेंट का काम सौंपा गया है वो आज तक एक भी बेरोजगार को नौकरी नहीं दिला पाई, जबकि 10 साल में 12 लाख नौकरियां दिलाने का दावा था।
महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने भले ही प्रदेश के स्थानीय युवाओं को ही हर सेक्टर में नौकरी दिलाने का फैसला किया हो, लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले कितने युवाओं को रोजगार मिल पाया है। 2018 में प्रदेश के 15 रोजगार कार्यालय पुणे की प्लेसमेंट कंपनी यशस्वी एकेडमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट को सौंपते हुए प्लेसमेंट सेंटर के रूप में शुरू किए गए थे। कंपनी ने 15 कार्यालयों के साथ प्रदेश के सभी 52 रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड बेरोजगारों को रोजगार देने का टारगेट तय किया, लेकिन 2 साल में इन प्लेसमेंट सेंटर के पास एक ऐसे बेरोजगार का भी डेटा नहीं है जिसे कंपनी ने रोजगार दिलाया हो। जबकि कंपनी का वादा था कि साल 2018 में 25,000, 2019 में 50,000 नौकरियां, 2020 में 1 लाख, 2021 में 1,10,000, 2022 में 1,20,000 नौकरी, 2023 में 1,30,000 नौकरियां, 2024 में 1,40,000, 2025 में 1,50,000, 2026 में 1,60,000 और 2027 में 1,70,000 नौकरी दिलाई जाएगी। यानी 10 साल में 12 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का वादा था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। वो पीपीपी मोड पे हैं, ये प्राइवेट पार्टनर में जो हमारे 15 जिले हैं इसमें, तो उसका शासन स्तर पे एमओयू हुआ है। उनको बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना है। एमपी रोजगार पोर्टल में आज की तारीख में 33,01,444 बेरोजगारों का पंजीयन है। कंपनी के साथ 10 साल का करार था। उसे 10 साल में 19 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान तय किया गया था। हालांकि कंपनी के पास रोजगार दिलाने का डेटा नहीं होने से अब तक उसे 1 रुपए का भुगतान भी नहीं किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी शासनकाल में नौकरियां ही नहीं दी गईं, वहीं सरकार के पास कोई सटीक जवाब नहीं है। उन्होंने 2009 में भी यही घोषणा की थी। 11 साल बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया 11 साल तक, और 11 साल बाद फिर से वो कहने लगे कि ये युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को ही बस सरकारी नौकरियां मिलेंगी। पूरी तरह से झूठ है। अगर आपको युवाओं की इतनी ही चिंता थी तो आपने मध्य प्रदेश में 15 सालों में जिन 57 लाख युवाओं ने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया, उसमें से 57,000 लोगों को भी आप नौकरी नहीं दिला पाए थे। दैनिक वेतन कर्मचारियों को 27,000 को तो नौकरी से सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी ने निकाला था। उनको हमने वापस नौकरियां दी, उनको शिक्षक को अध्यापक बनाया, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रेगुलर किया। तो ये जो काम हुआ ये 15 साल में हुआ, और मध्य प्रदेश का जो विकास हुआ है वो 15 साल के अंदर ही हुआ है। यशस्वी एकेडमी 2 साल बाद भी रोजगार दफ्तरों में ऑफिशियल रेनोवेशन को छोड़कर कुछ नहीं कर पाई है। रोजगार दिलाने में तो कंपनी ने कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने इस ओर ध्यान देना मुनासिब क्यों नहीं समझा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। इधर छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना के गोठमार मेले में प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ गई। परंपरा के नाम पर एक बार फिर जमकर पत्थर चले, जिसमें करीब 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों और उनके वाहनों पर भी पथराव हुआ। आपको बता दें कि पोला पर्व के दूसरे दिन पांडुरना में गोठमार मेले का आयोजन होता है। कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने इस बार केवल सांकेतिक रस्म अदायगी की, लेकिन लोगों ने प्रशासन के निर्देशों और जनता कर्फ्यू को नहीं माना। आज सुबह सावर गांव के लोगों ने पलाश रूपी डंडे को जाम नदी की पुलिया पर बांधकर परंपरा की शुरुआत की। पुल के एक ओर सावर गांव और दूसरी तरफ पांडुरना के लोग जमा हो गए और परंपरा के नाम पर जमकर पत्थर बरसाए गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।